हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में। दोस्तों अभी 2027 में समिति ने कुछ क्लास 5 के लिए कुछ चेंजेज किया है सिलेबस में। उसमें चेंजेज ये हुआ है कि जो मेंटल एबिलिटी के जो 10 चैप्टर थे उसमें से 6 चैप्टर हटा के 4 चैप्टर कर दिए हैं और बाकी उसमें ईवीएस के कुछ चैप्टर ऐड कर दिए हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी के। तो हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे एक टॉपिक के साथ में और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद अगले से अगला टॉपिक करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि जो प्रतीक चिन्ह होते हैं ना, वो हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय ध्वज। तो पहले सबसे पहले नाम आता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा है। जिसका क्या अर्थ होता है? ठीक है, जिसका अर्थ है 3 रंग है, ट्राई कलर। ये आप देख सकते हो, ऊपर है केसरिया, नीचे है बीच में है सफ़ेद और नीचे है हरा, और बीच में है ना ये चक्र बना हुआ है। ठीक है ना। तो इस चक्र का भी पूछ सकते हैं कि इस चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो इसकी तीलियां कितनी हो जाएगी दोस्तों? 24 तीलियां, यानी कि 24 तीलियां इसमें आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है, ग्रीन है। इसका अनुपात देखें, अनुपात भी आपसे पूछ सकता है। अनुपात है आपका लंबाई और चौड़ाई का है 2:3, यानी कि दो चौड़ाई है और 3 लंबाई है। ठीक है ना, समझ गए। ये लंबा होता है, यानी कि लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होती है? 3, और वेड्थ कितनी होती है? 2:3 में ये होता है। दोस्तों आप अपने पास है ना कॉपी रखिए और कॉपी में आप नोट डाउन करते रहिए इसको। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा कैसे सारा कुछ एग्जिट आपका लिखा हुआ है इसमें। ठीक है ना, तो उसी को हम देखेंगे। आगे है इसकी डिज़ाइन। यह एक क्षैतिज आयताकार तिरंगा, क्षैतिज आयताकार तिरंगा है जिसमें 3 समान पट्टियां होती है। शीर्ष पर गहरा केसरिया रंग, मध्य में सफ़ेद रंग और नीचे गहरा हरा रंग होता है, यानी कि ग्रीन रंग होता है। अब आगे बढ़ते हैं अशोक चक्र। जो मैंने अभी आपको बताया, जो चक्र होता है ये वाला, इसमें क्या होता है? सफ़ेद पट्टी के केंद्र में एक नेवी नीला पहिया बना होता है। इसमें 24 समान दूरी वाली तीलियां होती है। यह अशोक चक्र कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। यह आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सफ़ेद पट्टी के केंद्र में एक नेवी ब्लू पहिया होता है, उसका नाम क्या है? उसको क्या बोलते हैं? अशोक चक्र बोलते हैं। उसमें कितनी तीलियां होती है? तो 24, यानी कि 24 तीलियां होती है। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे इधर दिया हुआ है 4 नंबर पे अनुपात। अनुपात अभी मैंने आपको बताया, लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है? 2:3 होता है। ठीक है, चौड़ाई 2 होती है और लंबाई 3, यानी कि ये चौड़ाई हो गई और ऐसे लंबाई हो गई। ये हो गया 2:3 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रतीकवाद, यानी कि इनका सिंबल क्या होता है? केसरी रंग का क्या मतलब होता है, सफ़ेद रंग का क्या मतलब होता है और हरे रंग का क्या मतलब होता है, और अशोक चक्र का भी क्या मतलब होता है, ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में है केसरिया, सैफ्रॉन। इसका अर्थ क्या होता है? साहस, बलिदान और त्याग की भावना रखना। साहस, बलिदान और त्याग। इसका प्रतीक सिंबल क्या होता है? शक्ति, हिम्मत और त्याग। आगे आते हैं सफ़ेद, यानी कि वाइट। ये शांति का प्रतीक होता है, शुद्धता का प्रतीक होता है और सत्य का प्रतीक होता है। इसमें शांति, पवित्रता और सत्य इसका प्रतीक होता है। देख लीजिए, ये चिड़िया है। आगे है हरा रंग, विश्वास, उर्वरता और समृद्धि। समृद्धि यानी आगे बढ़ने का। इसमें विकास, समृद्धि और हरियाली। हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अशोक चक्र। अशोक चक्र क्या होता है? कानून, धर्म और प्रगति का। ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं कि अशोक चक्र जैसे पहिया कैसे चलता है, आगे बढ़ता रहता है, वैसे इस पहिए को ऐसे बताया गया है कि ये प्रगति का प्रतीक है, यानी कि बढ़ते रहने का प्रतीक है। यहाँ पे देख सकते हैं न्याय, गति और प्रगति, धर्म का पालन। आपको याद दिला दें, हमारा तिरंगा हमें एकता, शांति और तरक्की की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। ठीक है ना, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे चलते हैं स्वीकृति। इसको स्वीकृति कब मिली थी? इस डिजाइन को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। 22 जुलाई 1947 को। हमारे तिरंगा का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। तिरंगा कभी भी नीचे नहीं गिराना है, इसका सम्मान करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया दोस्तों क्लियर। अब आगे चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है ये हम देखते हैं। इसका नाम होता है
भारत का राज्य चिन्ह, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ये है भारत का राज्य चिन्ह। भारत का राज्य चिन्ह इसको क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ बोलते हैं। इसका सोर्स क्या है? यह सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ शीर्षा का एक अनुकूलन है जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी का है। ये भी याद रखना जरूरी है कि अशोक स्तंभ कौन सी शताब्दी का है? 3री शताब्दी का है। यहाँ पे देखो 4 सिंह बने हुए हैं, 4 शेर बने हुए हैं। इनके क्या क्या है? शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास, ये इनके प्रतीक चिन्ह है। शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास, ये है। आगे चलते हैं, इसका विवरण देख लेते हैं हम। विवरण में क्या है? इस चिन्ह में 4 एशियाई सिंह, एशियाई शेर एक वृत्ताकार वेदिका यानी कि आधार पीठ पर पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हैं, ठीक है ना। एक आगे खड़ा है, उसके पीछे दूसरा खड़ा है, साइड में तीसरा खड़ा है और एक दूसरी साइड में चौथा, यानी कि उनकी सबकी पीठ है ना वो आपस में मिली हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, उनकी पीठ मिली हुई है और मुंह आगे की चारों दिशाओं में बना हुआ है, ठीक है। द्वंद्व आयामी प्रतिनिधित्व में केवल 3 दिखाई देते हैं। अब एक साइड से हम देखेंगे तो हमें 3 ही दिखेंगे ना, पीछे वाला दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। 3 साइड ही दिखेंगे, लेफ्ट वाला, राइट वाला और फ्रंट वाला, आगे वाला, ये दिखाई देगा, पीछे वाला तो दिखाई नहीं देगा। वेदिका पर एक हाथी, एक सरपट दौड़ता घोड़ा, एक बैल और एक सिंह की मूर्ति है जो धर्म चक्रों द्वारा अलग अलग है, सभी धर्म चक्रों को अलग अलग दर्शाता है। वेदिका एक घंटाकार कमल के ऊपर स्थित है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे घोड़ा भी है, पहिया भी, ये कमल भी है, कमल के ऊपर स्थित, ये कमल नीचे है, इसमें ये ऊपर घंटा बना हुआ है, उसके ऊपर वो है शेर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा वेदिका आधार पीठ, यानी कि ये नीचे जो बना हुआ है ये वेदिका आधार पीठ है। यहाँ पे हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह जैसे यहाँ बने हुए हैं। ये है धर्म चक्र, ये अशोक चक्र बना हुआ है, ठीक है। और घंटाकार कमल यहाँ पे नीचे बना हुआ है, ठीक है। ये इसको सत्यमेव जयते बोलते हैं इसको, जैसे राजस्थान पुलिस का और अलग अलग अपनी अपनी पुलिस का भी चिन्ह होता है, ठीक है। और जो संघ लोक सेवा आयोग है उनका भी चिन्ह होता है ये सत्यमेव जयते का, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद रंग की पट्टी के मध्य में भी स्थित है। जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो हमारा तिरंगा है उसके जो बीच में जो अशोक चक्र है, ठीक है ना, वो 24 तीलियों वाला, वो उसका प्रतीक है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, इसका मोटो क्या है, ये हम देख लेते हैं। इसका आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। समझिए, सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते का मतलब। यह वेदिका के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है और यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कौन से सत्यमेव जयते का चिन्ह जो है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। यह वेदिका के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। कौन सी लिपि? देवनागरी। हिंदी भी देवनागरी लिपि की ही है। इसका मीनिंग है सत्य, ट्रुथ ही अंत में विजय प्राप्त करता है, यानी कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा हुआ है मुंडक उपनिषद। इसको हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। अगर कोई बंदा ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुआ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमारे डेली के टेस्ट आते हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि जो भी वीडियो अच्छा लग रहा है और उसमें कमेंट भी करें आप कि आपको क्या इसमें और अच्छा करना चाहिए या आपको क्या कमी लग रही है या क्या अच्छा लग रहा है, कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली की अपडेट्स आपको इसमें मिलती रहें और 6 क्लास के लिए आपको क्लासें भी इसमें मिलती रहेगी। आगे आते हैं, इसको स्वीकृति कब मिली गई, इसका एडॉप्शन कब हुआ? इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया, ठीक है। नेशनल साइन के रूप में इसको अपनाया गया था। किसे? अशोक स्तंभ को, ठीक है ना। इसका नोट है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग सरकार के सभी आधिकारिक दस्तावेजों पर किया जाता है, यानी कि जितने भी दस्तावेज है, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसमें इसका नाम आता है, ठीक है, चिन्ह आता है इसका। अब आते हैं राष्ट्रगान। ये तो आपने सबने सुना होगा, हर जगह आप गाते हो, स्कूल में भी गाते होंगे राष्ट्रगान, जन गण मन। इसका नाम क्या है? जन गण मन। ये राष्ट्रीय गान है। इसको किसने लिखा था? इसको नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है और इन्होंने संगीत भी इसमें दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर की कैसे गाना है, ठीक है। इसकी भाषा
भाषा लैंग्वेज कौन सी है, मूल रूप से अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ बांग्ला में रचित है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो बांग्ला के थे, ठीक है ना, तो उन्होंने बांग्ला में रचा है इसको। और ये आपको याद रखना, ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी का फ़ोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ जी टैगोर। यह हमारे देश की एकता, अखंडता और विविधता में निहित शक्ति का प्रतीक है। इसमें पूरे भारत का वर्णन किया गया है, पूरे देश का वर्णन किया गया है इस जनगण मन में। आगे चलते हैं, इसका इतिहास देख लेते हैं। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था पहली बार? सबसे पहले राष्ट्रगान को कब गाया गया है? 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, उस टाइम इसको गाया गया था। इसका हिंदी संस्करण 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसका हिंदी संस्करण बाद में आया, 24 जनवरी 1950 को। बना कब था? पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। और हिंदी संस्करण कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को ये गाया गया था संविधान द्वारा। ठीक है, इसकी अवधि क्या होती है? ज़्यादातर हमने ये तो सभी को याद होगा कि इसको 52 सेकंड के अंदर अंदर ही गाना पड़ता है। इसका छोटा संस्करण केवल पहली और आखिरी पंक्ति लगभग 20 सेकंड का होता है, यानी कि जो फर्स्ट वाला पेरा होता है और लास्ट वाला पेरा होता है वो 20 सेकंड का होता है, और टोटल इसका जो समय होता है वो 52 सेकंड के अंदर अंदर इसको गाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसको याद कैसे रखें? हम राष्ट्रगान को सम्मानपूर्वक खड़े होकर ध्यान से सुनते हैं और गान के दौरान बातचीत नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे भी राष्ट्रगान चलता है वहाँ एकदम अटेंशन यानी कि सावधान की स्थिति में खड़े होकर इसको गाया जाता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगीत कौन सा है अपना? वंदे मातरम। ठीक है ना, ये भी आप गाते होंगे स्कूल में, वंदे मातरम। इसका नाम वंदे मातरम है। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी चटर्जी भी इसको बोल सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने इसको लिखा था, इनकी रचना की थी। यह संस्कृत में रचित था। ये दोस्तों संस्कृत में लिखा हुआ था। 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया, यानी कि ये जो उपन्यास था ना आनंद मठ, इसमें इसको शामिल किया गया था, आनंद मठ में 1882 में। ठीक है, आगे देखते हैं वंदे मातरम क्या क्या अर्थ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, इसका मीनिंग क्या होता है। वंदे मातरम का अर्थ है, हे मातृभूमि मैं तुम्हें नमन करता हूँ, यानी प्रणाम करता हूँ मैं। ये है वंदे मातरम का अर्थ। ठीक है, इसकी स्थिति देख लेते हैं। इसका जनगण मन के बराबर दर्जा है, यानी कि जो राष्ट्रगान है ना उसका और राष्ट्रगीत दोनों का मान बराबर है, इसको बराबर का दर्जा दिया गया है। इसे विशेष अवसरों पर देशभक्ति जगाने के लिए गाया जाता है, यानी कि राष्ट्रगान को तो डेली गाया जाता है, लेकिन राष्ट्रगीत है इसको जो देशभक्ति, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई राष्ट्रीय पर्व होता है उसमें ये विशेष रूप से ये गाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के देखें, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही हमारे देश की शान है, यानी कि दोनों ही नेशनल सॉन्ग्स बोले जाते हैं। राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग्स। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? यह भारत की सांस्कृतिक एकता और देश के प्रति प्रेम का प्रतीक है। ठीक है ना, नेशनल सॉन्ग दो ही है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। आगे चलते हैं बच्चों, राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, जिसको हम बड़ भी बोलते हैं, बरगद भी बोलते हैं, ये है। इसका साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिया, बेंगालेसिस, फाइकस बेंगालेसिस। ठीक है, ये भी आपको याद करना है क्योंकि समिति ने इस बार है ना चेंज किया है पैटर्न, जो पूरा सिलेबस चेंज किया है इसका, तो उसमें हमें कुछ पता नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक से रिलेटेड आपका कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमें पूरा डीप में पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे नाम बरगद है, इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है ना, फाइकस बेंगालेसिस ये है। और इसका प्रतीकात्मक सिंबल क्या होता है इसका? यह भव्य वृक्ष यानी बहुत बड़ा वृक्ष होता है, जिसकी शाखाएं जड़ पकड़कर नए पेड़ बना लेती है, यानी कि इसकी जो जड़ें होती है ना, जड़ें होती है वो नीचे चली जाती है, इसकी टहनियाँ होती है वो नीचे चली जाती है, वो जड़ों में चली जाती है, फिर ये नया पेड़ बन जाता है। आपने ये बरगद का पेड़ देखा होगा, बहुत बड़ा होता है और उसकी पूरी जटाएं नीचे लटक रही रहती है, अमर माना जाता है। यह जीवन, एकता और दीर्घायु का प्रतीक, यानी कि बहुत लंबी उम्र का इसको प्रतीक माना जाता है। इसको स्वीकृति कब मिली? इसे 1950 में राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया था? 1950 में। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे हम?
बरगद की शाखाएं जमीन में जड़ें बनाकर नए पेड़ बनाती है, इसलिए इसे अमर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बरगद की शाखाएं जमीन में जड़ें बनाकर नए पेड़ बनाती है, यानी कि ऊपर से नीचे जी आप फोटो में देख सकते हो कैसे नीचे लटक रही है, ऐसे होता है, इसलिए इसको अमर कहा जाता है। यानी कि बार बार इसका जन्म होता रहता है, बार बार जन्म होता रहता है, अमर हो जाता है ये। ठीक है, बरगद छाया देता है और पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, छाया तो हर पेड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत विशाल पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, इसलिए इसकी छाया भी ज़्यादा होती है और इसके पर्यावरण के भी बहुत लाभ होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब राष्ट्रीय फल के ऊपर। फल तो आपने खाया होगा, आम, मैंगो। ठीक है ना, राष्ट्रीय फल कौन सा है भारत का? आम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, ये है नाम इसका है, इसको याद कर लेना है। इसका प्रतीकात्मक क्या होता है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, सिंबल क्या होता है? आम को फलों का राजा कहा जाता है। फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को। यह भारतीय कृषि की समृद्धि और मिठास को दर्शाता है, बहुत मीठे रूप को इसको दर्शाया जाता है आम को। ठीक है, इसको ट्रिक से कैसे याद कर देंगे? आम इजिकल टू स्वाद प्लस समृद्धि प्लस मिठास। स्वाद बहुत अच्छा होता है, समृद्धि भी होती है, इसमें मिठास भी होता है, इसलिए इसको आम कहा जाता है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? आम स्वादिष्ट होता है और भारत में बहुत प्रसिद्ध है, आम को बहुत माना जाता है यहाँ पे। आगे हम एग्जाम पॉइंट कैसे देखेंगे? आम को फलों का राजा कहते हैं, ये तो हमने बता दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का फूल है, जो कीचड़ में उगता है, बहुत सुंदर होता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलुम्बो न्यूसीफेरा। नेलुम्बो न्यूसीफेरा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट डाउन करते रहिए, पूरा एक एक चीज़ आप नोट करिए। इसको वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हो आराम से, और उसको बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। आगे भी हम टॉपिक लेके आते रहेंगे। इसका प्रतीकात्मक यानी कि सिंबलिक क्या है? कमल भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में एक पवित्र फूल माना जाता है। हर जगह कहीं पे भी शांति का प्रतीक दिखे ना तो उसको फूल दे देते हैं, कमल का फूल देते हैं, तो वो शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, कमल भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में एक पवित्र फूल है। यह पवित्रता, सुंदरता, आध्यात्मिक जागृति और सहन शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि यह कीचड़ में उगने पर भी उससे अछूता रहता है। ठीक है, कि कोई कीचड़ में थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि ये तो गंदा है, लेकिन कमल का फूल कीचड़ में उगता है और उसकी बहुत मान्यता होती है, इसलिए इसको पवित्र माना गया है। इसका नोट देखिए, कमल देवी देवताओं के हाथों में भी दिखाया जाता है, जैसे लक्ष्मी जी के हाथों में आपने देखा होगा कमल का फूल, लक्ष्मी जी के बैठने का तरीका जो सब उसमें होता है ना, वो कमल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? कीचड़ में खिलकर भी कमल हमेशा स्वच्छ और सुंदर रहता है। यह हमें प्रेरणा देता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें शुद्ध और श्रेष्ठ बने रहना चाहिए। यानी कि परिस्थितियाँ देखो, उतार चढ़ाव आता रहता है जीवन में, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, स्कूल में होगा, कभी बारिश होगी, कभी क्या होगा, लेकिन हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी धूप होगी, कभी छाँव होगी, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए हमें श्रेष्ठ रहना चाहिए। अब कमल कीचड़ में उगता है तो वो गंदा होना चाहिए, लेकिन वो एकदम साफ और सुंदर होता है, इसलिए उसकी बहुत मान्यता होती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर होता है, उसको राष्ट्रीय पशु, जैसे आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, टाइग्रिस होते ही पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर होता है तो टाइग्रिस, देखिए नाम से ही पता चल रहा है इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, ये बंगाल टाइगर है, आपको याद रखना है। इसका प्रतीकात्मक यानी कि सिंबल क्या होता है? यह ताकत, शक्ति, फुर्ती और सुंदरता का प्रतीक है। आपको पता है टाइगर बहुत तेज़ भागता है, सबसे तेज़ कौन भागता है? टाइगर भागता है। यह ताकत का यानी कि बहुत बलवान होता है, शक्ति भी होती है, फुर्ती यानी कि तेज़ दौड़ता है, और सुंदरता का प्रतीक, कितना सुंदर होता है। ठीक है ना, देखने में बहुत सुंदर लगता है। साथ ही यह भारत के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों का एक प्रमुख प्रतीक भी है। ठीक है ना, ये संरक्षण रिजर्व करता है, ठीक है ना, अपने प्रयासों से। इसको याद कैसे रखेंगे? रिमेंबर, रॉयल बंगाल टाइगर भारत की शान और हमारे जंगलों का अमूल्य खजाना है। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं ये। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है? यह विलुप्त प्राय प्रजाति है, यानी कि ये धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। हमें इसके आवास की रक्षा करनी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसे देख सकें। हमने तो देख लिया है यहाँ तक कि टाइगर कैसा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये ख़त्म होते जाएंगे, मरते जाएंगे, तो आने वाले जो बच्चे हैं, पीढ़ियाँ आएगी, वो क्या देखेंगे? तो उनके लिए हमें बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो किताबों में पढ़ते रहेंगे, फिर वो क्या देखेंगे? ठीक है ना, इसलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है अपना? मोर है। ठीक है,
नेशनल बर्ड कौन सा है? मोर है। इंडियन पिकॉक बोलते हैं, भारतीय मोर भी बोलते हैं इसको। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका प्रतीकात्मक सिंबल क्या है? मोर अपने चमकीले और रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। यह सुंदरता, शान और गर्व का प्रतीक है। यानी कि जब ये बारिश का मौसम होता है ना, उस टाइम ये अपने बहुत पंख फैलाता है, तो पंख फैलाता है और नाचता है मोर, तो बहुत ही सुंदर लगता है, अति सुंदर लगता है, ठीक है ना। अपनी सुंदरता के लिए ये जाना जाता है और इसकी आवाज़ भी बहुत ही मधुर होती है, बहुत ही मीठी होती है। आगे इसको नोट में देखते हैं। मोर वर्षा ऋतु में नृत्य करता है। देखो मैंने अभी बताया, वर्षा ऋतु में जैसे बारिश होती है ना, उस टाइम ये डांस करता है पंख फैला के पूरे, जो प्रकृति की सुंदरता और भी बढ़ा देता है, ठीक है ना। इतना सुंदर होता है, आपने देखा होगा शायद, काफ़ी बच्चों ने तो देखा होगा। इसको स्वीकृति कब मिली थी, यानी कि इसको इंडियन गवर्नमेंट ने कब अपनाया था? इसे 1963 में भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई थी। यानी कि इसको राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया था? 1963 में। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय नदी, रिवर। नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा। गंगा को माता भी बोला जाता है, गंगा को शुद्ध बोला जाता है कि ये शुद्ध है नदी। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, इसका और नाम है भागीरथी, ठीक है ना। अलकनंदा भी कहते हैं। भागीरथी को भी कहा जाता है क्योंकि राजा भागीरथ के तप से ही यह पृथ्वी पर आई है। आपने देखा होगा, भागीरथ जी लेके आए थे, फिर शिव जी की जटाओं में आई थी, जटाओं से फिर नीचे धीरे धीरे करके आई थी नीचे, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। गंगा तो आपने देखा ही होगा, नाम भी सुना होगा। आगे चलते हैं। इसका सिंबल क्या है? प्रतीकात्मक। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसको पवित्र, सबसे पवित्र स्थान माना जाता है गंगा को। करोड़ों भारतीयों के लिए इसका अपार सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। धर्म के रूप में भी बहुत मानते हैं, सांस्कृतिक रूप में भी बहुत मानते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे हम? गंगा हमारे जीवन, संस्कृति, कृषि, व्यापार और आस्था की जीवन रेखा है, ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। अब जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कैसे देखेंगे? जो नदियों में और नहरों में होते हैं, समुद्र में होते हैं, ठीक है, जो जल में होते हैं, पानी में, उसको जीव कौन सी है? नाम है गंगा नदी डॉल्फिन सुसु, ठीक है। जो गंगा नदी में डॉल्फिन होती है उसको हम राष्ट्रीय जीव का दर्जा दिया गया, जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फ्लेटनिका गेजेंटिका, ठीक है, गेंजेटिका, फ्लेटनिटा गेंजेटिका, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इसको सुसु भी कहते हैं। इसको स्वीकृति कब दी गई थी? इसे 2009 में घोषित किया गया था। अभी इसको 2009 में, अभी कुछ टाइम पहले ही इसको घोषित किया गया है डॉल्फिन को। इसका सिंबल क्या होता है? यह पवित्र गंगा नदी की शुद्धता का प्रतीक है। जो शुद्ध नदी है उसमें ये पाई जाती है, उसी को ही हमने दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय जलीय जीव का, क्योंकि यह केवल साफ और मीठे पानी में ही जीवित रह सकती है। जो साफ पानी होता है, शुद्ध पानी होता है, मीठा पानी होता है, उसमें ही ये रह सकती है, ठीक है। इसे इसकी आवाज़ के कारण सुसु भी कहा जाता है, यानी कि इसकी आवाज़ में सुसु निकलता है, सू सू ऐसे करती है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, गंगा नदी डॉल्फिन भारत की जैव विविधता की पहचान है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। कहीं पे भी आप देखो, अगर कहीं गंगा नदी में जाओ तो देखो ना, तो उसको आराम से रखना, ठीक है। गंगा का ग प्लस अंग प्लस ग यानी कि पवित्रता, गंगा यानी कि पवित्रता। सुसु डॉल्फिन की ध्वनि जो बोलते हैं ना, वो है सुसु। अब आगे देखते हैं, शायद ये आगे है 2-3, हाँ, राष्ट्रीय सरीसृप, यानी कि जो सांप वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। किंग कोबरा, यानी जो नाग होता है, नाग देवता जिसको बोलते हैं, किंग कोबरा, इसको हम राष्ट्रीय सरीसृप बोला जाता है। सरीसृप जो रेंग के चलते हैं, ज़मीन पे जो रेंग के चलते हैं ना, उसको सरीसृप बोलते हैं। इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नेम ओफियोफेगस हन्ना, ओफियोफेगस हन्ना, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसको स्वीकृति कब दी गई है? 2022 में राष्ट्रीय सरीसृप घोषित किया गया था। किसको किया गया था? कोबरा को, नाग देवता को। कोबरा, किंग कोबरा जो बहुत बड़ा होता है, इसको राष्ट्रीय सरीसृप घोषित किया गया 2022 में। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको कि आपको ये नोट डाउन करके रखना है। आप अपनी कॉपी बना लीजिए EVS की
उसमें ये नोट डाउन करते रहिए और हम और भी क्लासें लेके आते रहेंगे ऐसी की ऐसी। और क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, हमें बताओ कि क्या इसमें और ऐड किया जा सकता है और क्या कैसे इसको अच्छा बनाया जा सकता है, ताकि आपके लिए और भी अच्छी तरीके से आपको याद रह सके। मेरे हिसाब से तो हमने बहुत कोशिश की है कि एक एक चीज़ आपको दें और बहुत सुंदर तरीके से। देखो ऐसे आपका बना हुआ है, फ़ोटो भी इसमें है, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपका दिया गया है। जैसे एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा सीधा का सीधा ऐसे उठा के आपको दे दिया जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, ऐसे ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप देख लेना। इसका प्रतीकात्मक यानी कि सिंबल क्या है इसका, यह ताकत और पारिस्थितिक संतुलन का प्रतीक है। ये किंग कोबरा है ना, ये दीवारों पे भी चढ़ जाता है, नालियों में भी चढ़ जाता है, ठीक है, और बहुत बड़ा होता है ये, बहुत इसमें ताकत होती है, भागता भी बहुत तेज है ये, ठीक है ना, तो इससे बच के रहना। भारतीय संस्कृति में इसे एक पवित्र जीव माना गया है, ठीक है, यानी कि इसकी रक्षा की जाती है, इसको पूजा जाता है, ठीक है ना। इसको याद कैसे रखेंगे, किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप होता है, बहुत जहरीला सांप होता है। यह मुख्य रूप से सांपों को खाता है, देख लीजिए, सांप होके भी सांपों को खाता है, क्योंकि ये बड़ा है सांप, सांप होके सांप। इसका नाम इसको ओफियोफेगस इसका नाम पड़ा गया है, यानी कि ये अरबी प्लस फेगस सांप खाने वाला है, ठीक है ना। ये सांपों को खाता है, छोटे जो सांप होते हैं, छोटे जो नाग होते हैं, उनको ये खाता है, वही इनका भोजन होता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर किसको माना गया है, शक संवत को, ठीक है, शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, काफ़ी पुराना, जब देश आज़ाद हुआ था उसके कुछ टाइम ही बाद इसको अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ सरकारी कामों के लिए भी किया जाता है। यह सौर चक्र सूर्य की गति पर आधारित है, जैसे सूर्य का चक्र लगाता है ना, वैसे इसको बनाया गया है, ठीक है ना। बहुत इसकी मान्यता है शक संवत की, आप कैलेंडर देखते होंगे, आपके घर पे होगा तो वो आप देख सकते हैं। शक संवत की क्या विशेषताएं हैं ये भी हम देख लेते हैं। यह सौर कैलेंडर है, यानी कि सौर चक्र, जो सूर्य की गति, जैसे सूर्य आगे बढ़ता है, सुबह आता है शाम को ढल जाता है, चलता रहता है सूर्य, ठीक है ना, गोल गोल घूमता है, ठीक है ना। हमारे इधर दिन होता है, तब वो सामने जो पृथ्वी गोल है ना, सामने जैसे हम देख सकते हैं कि अमेरिका है, तो अमेरिका में इस टाइम रात होती है, हमारा दिन होता है उस टाइम रात होती है, और उनका दिन होता है ना उस टाइम हमारी रात हो जाती है, ठीक है ना। इसकी शुरुआत वसंत विषुव 21 मार्च से 22 मार्च के आसपास से मानी जाती है। इसमें 12 महीने होते हैं। इसका वर्ष क्रम ईयर नंबरिंग यानी कि ग्रेगोरियन वर्ष की तरह होता है। 12 महीने आपने देखा ही होगा, जनवरी फरवरी, ये टोटल 12 महीने होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मुद्रा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, ठीक है ना दोस्तों। इसको सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनको शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय मुद्रा। मुद्रा क्या है अपनी, ये आप सभी को पता होगा, जो रुपया है वो रुपया क्या है, चिन्ह है इनका, ठीक है। चिन्ह इसका क्या है, ऐसे करके ये है, ये चिन्ह है रुपया का, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आपका बना हुआ है यहाँ पे। इसको राष्ट्रीय मुद्रा क्या है अपनी, रुपया। जैसे अमेरिका की डॉलर है, टका है, सब चीज़ है ना ये, ठीक है ना, वैसे हमारे रुपया है। इसका डिज़ाइन किसने किया था, इसको बनाया किसने था, इसे डी उदय कुमार द्वारा डिज़ाइन किया गया है। डी उदय कुमार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसे जुलाई 2010 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, जुलाई 2010 में इस रुपया को अपनाया गया था, ठीक है। इसकी डिज़ाइन, यह देवनागरी अक्षर र और रोमन बड़े अक्षर आर का मिश्रण है, देख सकते हैं हम, आर यहाँ से ये आ गया और रे भी ऐसे ही आ गया, ठीक है। आर और रे दोनों के मिश्रण से बना है, यानी कि दोनों को मिला के बना है, जिसके ऊपर दो समांतर क्षैतिज रेखाएं, ये जो दो रेखाएं हैं ना, ये है इसका, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, देखेंगे, यह चिन्ह भारत की एकता, आर्थिक शक्ति और प्रगति को दर्शाता है, यानी कि मिलजुल के रहना, आर्थिक शक्ति और आगे बढ़ते रहना को दर्शाता है ये, ठीक है। इसके ऊपर की दो लाइनें हैं, ये समानांतर रेखाएं हैं, स्थिरता और विकास का प्रतीक है, ये आगे बढ़ने का है, ठीक है। बीच में ये रोमन अक्षर आर वैश्विक पहचान है, यहाँ पे ये जो आर देख सकते हैं ना, ये वैश्विक पहचान है यहाँ पे, ठीक है। और आगे देवनागरी लिपि रे का है, ये भारतीय पहचान है, ठीक है। रे यानी कि भारत में देवनागरी लिपि, हिंदी की देवनागरी लिपि है, हिंदी भी देवनागरी से लिपि निकली गई है, तो ये चीज़ इसका है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी हमारी क्लास। आगे भी ऐसे ही क्लासें हम लेते आएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।